प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्य अस्त होता है। तो यह किसने कहा था? तो यह ब्रह्मगुप्त ने ही कहा था, आई थिंक। हाँ, ब्रह्मगुप्त ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए करेक्ट आंसर। ये इसमें बता रहा है आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या दी थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन, हाँ, तो यह आर्यभट्ट ने कहा था, सॉरी। तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बोला था कि जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। और भास्कर संबंधित गणित से और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। ब्रह्मगुप्त ने जो न्यूटन का जो सिद्धांत है उसको परिभाषित किया था। मतलब कि न्यूटन के पहले उन्होंने बताया था कि ग्रेविटी के कारण कुछ सामान पृथ्वी पे गिरता है, तो ये ब्रह्मगुप्त ने कहा था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय थे जो कि बहुत ही बड़ा फेमस था, पूरे विश्व के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे। और सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना जब विश्वविद्यालय बोले तो तक्षशिला में, जो कि भारत में भी है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय होता है जो कि विश्व प्रसिद्ध होता है। फिर उसके बाद विक्रमशिला भागलपुर में है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, और तक्षशिला पाकिस्तान में है। तो इसमें हमारा जो फाहियान आया था वो नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। जब हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय में, तो उस समय जो सूती कपड़ों का उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था वह था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कविवाण निवासी था, जो कविवाण थे या बाणभट्ट, वो कहाँ के निवासी थे? तो बाणभट्ट या बाण पाटलिपुत्र के और निवासी थे। पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि अभी इसका नाम पटना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र राइट आंसर। चीनी यात्री इत्स्यांग ने बिहार का भ्रमण किया था, वह लगभग मतलब कि लगभग कितने वर्ष रहे या कैसे कितने मतलब लगभग कब आए थे, जो कहलाम होगा इसमें। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, वो 14 वर्ष के लिए आए थे आई थिंक, इसलिए। देखिए 1971 से आए थे और 72 ईस्वी में पहुंचे थे। वही वक्त 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों की देखने की इच्छा से पश्चात विश्व का भ्रमण करते थे। तो इसका स्पष्ट नहीं है कि 71 में या 72 में, मतलब उसी समय आए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान किसके समय में आए थे? तो यह आए थे चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेकेंड को ही कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक मैंने पीछे बताया है, गुप्त वंशी कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में विहार के राजाओं का संपर्क था। तो विहार के जो राजा के संपर्क थे वो जावा सुमात्रा से थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्वर्ण भूमि का वह राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो वह कौन से थे? तो आइए देखते हैं। युवा थे बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बालपुत्र देव थे जो कि स्वर्ण भूमि का वह पहला राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। ये हमारा लास्ट पेज है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश के कारण थे वो थे मुसलमान लोग। मुसलमान जो आपकी गौरी का आता है, गौरी का जो होता है गुलाम, वो आता है तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते हुआ चल जाता है बख्तियार खिलजी। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। जो खजुराहो मंदिर है इसकी जो स्थापना की थी वो चंदेलों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का आई थिंक। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? संगम साहित्य में नहीं हुआ, ये हमने ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट में भी हमने देखा। तो चेर, पांड्य, चोल, ये तीनों का तो हुआ था संगम काल में, लेकिन कदम्ब का नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हमने ये प्रैक्टिस सेट में भी देखा है। एक पेज और है। संगम युग में उरैर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का? तो कपास के व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? उरैयूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मुद्र राक्षस के लेखक कौन है? तो हमने पीछे बताया था विशाख दत्त जो है मुद्र राक्षस के लेखक हैं, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसमें बताया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदायी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उन्होंने ही कहा था कि मत चूको चौहान करके। स्वप्नवासवतदत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास, जो कि स्वप्नवासदत्ता के लेखक है भास। तो बास और भास इस तरह से आप याद रख सकते हैं। स्वप्नवास तो बास, भास, बास, भास, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव लिखे हैं कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो वो है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु में मिलिंद के प्रश्न हैं, और जो कि यहाँ बौद्ध भगत बनते हैं, और मिलिंद के जो प्रश्न हैं उन्हें मिलिंद पन्नु में दिया गया है। तो ये क्या व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मतलब कि व्यापारिक मार्गों के बारे में नहीं बता रहे, ये मिलिंद पन्नु के बारे में, मतलब कि इसमें मिलिंद के प्रश्न हैं, इसके उत्तर नाक्षण दे रहे हैं। हरिश्चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हरिश्चरित जो पुस्तक है उसको लिखा है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था ये देखते हैं। चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के लिए चोल काल क्या था? प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों में आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें आकर्षक द्वार है उसे गोपुरम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा ये जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे 1992 से लेकर 2019 तक प्राचीन इतिहास में हमने पूरे देख लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक के जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।